हेलो दोस्तों। एजुकेशन की दुनिया यानी न्यू स्टडी प्लैनेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। आज के वीडियो में आइए पढ़ते हैं विभिन्न आदिवासी विद्रोहों के बारे में। जितने भी मुख्य आदिवासी विद्रोह हुए हैं सबको आज के वीडियो में हम कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आइए जानते हैं आदिवासियों के बारे में कुछ। आमतौर पर जो आदिवासी होते हैं वो अपने आप को बाकी समाज से अलग थलग ही रखते हैं। इनका अपना समाज होता है, अपनी परंपरा होती है और अपनी ही संस्कृति होती है। आजीविका की बात करें तो आजीविका के लिए इनका मुख्य साधन झूम खेती यानी जगह बदल बदल कर खेती करना और मत्स्य पालन होता था। इन्होंने अपने को वर्ग के आधार पर संगठित करके जाति स्वरूप प्रदान किया, जैसे संथाल, मुंडा, कोल, ये इस तरह की विभिन्न जनजातियां होती हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक घेरे में आने के बाद ये अपनी ही ज़मीन पर कृषि मजदूर बन गए, यानी ज़मीन इनकी लेकिन मजदूरों की तरह करना पड़ता था। उन्हें खानों में, बागानों में और अंग्रेजी सरकार की फैक्ट्रियों में काम करने के लिए विवश किया गया। ठीक है दोस्तों, आदिवासी विद्रोह का जो कारण था उनमें कुछ कारण हैं, जैसे सरकार द्वारा कबीलों के सरदारों को ज़मींदार का दर्जा प्रदान करना और लगान की नई पद्धति लागू करके आदिवासियों की परंपराओं को कमज़ोर करना, आदिवासियों के क्षेत्रों में सरकार के द्वारा ईसाई मिशनरियों की घुसपैठ कराना, और इसके अलावा आदिवासी क्षेत्रों के बीच महाजनों, व्यापारियों और लगान वसूलने वाले ऐसे समूह थोपे गए जिन्होंने सिर्फ बिचौलियों की भूमिका निभाई और इनका शोषण किया। जंगली क्षेत्रों में सरकारी नियंत्रण ज़रूरत से ज़्यादा हुआ। पशुचारे के रूप में वन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया। झूम खेती और पड़ खेती पर रोक लगाई गई। ये सब आदिवासी विद्रोह का कारण बने। ठीक है दोस्तों, कुंवर सुरेश सिंह द्वारा आदिवासियों के विद्रोह को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण 1795 से 1860 ईस्वी, दूसरा चरण 1860 से 1920 ईस्वी और जो तीसरा चरण था वो 1920 के बाद माना है। किसने? कुंवर सुरेश सिंह ने। तो पहला चरण लेते हैं 1795 से 1860 के बीच। और पहला विद्रोह कौन सा था? पहाड़िया विद्रोह, जो कि 1778 ईस्वी में घटित हुआ। यह राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले उन जनजातियों का विद्रोह था जिनके क्षेत्रों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया था। 1778 ईस्वी में इनका खूनी संघर्ष हुआ, जिससे परेशान होकर अंग्रेजों ने समझौता कर लिया और इनके क्षेत्र को दामिनी कौल क्षेत्र घोषित किया। अब बात करते हैं खोंड विद्रोह की, जो कि 1837 से 1856 ईस्वी तक चला था। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले हुए थे। इन्होंने 1837 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया। इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया था चक्र बिसोई ने किया, तथा बाद में राधा कृष्ण दंडसेन ने भी साथ दिया। इस विद्रोह का कारण था सरकार द्वारा नए कर लगाना, जनजातियों के क्षेत्रों में जमींदारों और साहूकारों का प्रवेश तथा मानव जाति पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाना, और इसके अलावा आदिवासियों की ज़मीन छीनकर मुसलमानों तथा सिख किसानों को दे देना भी इसका मुख्य जो है कारण बना था। ठीक, अब बात करते हैं संथाल विद्रोह की, जो कि 1855-56 में हुआ था। आदिवासियों के जितने भी विद्रोह हुए उनमें संथाल विद्रोह काफ़ी ज़बरदस्त था। मुख्य रूप से यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल के बीच केंद्रित था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू और कान्हू नामक 2 संथाल थे, जिन्होंने घोषणा की कि ईश्वर ने उन्हें आज़ादी के लिए हथियार उठाने को कहा है। संथाल लोगों ने भूमिकर अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार, पुलिस के दमन, जमींदारों और साहूकारों की वसूलियों के विरुद्ध अपना रोष प्रकट करते हुए विद्रोह किया। गैर आदिवासी जो आदिवासियों के क्षेत्रों में घुसकर उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? दिकनाम उस समय कहा जाता था। अंग्रेजी सरकार को संथालियों का विद्रोह दबाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी और उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाना पड़ा था। साथ ही विद्रोहियों को पकड़ने के लिए 10,000 का इनाम देने की घोषणा भी की गई थी। इसके बाद अगस्त 1855 में सिद्धू को और फरवरी 1856 ईस्वी को कान्हू को भी मार दिया गया। इसके बाद इस आंदोलन को कुचल दिया गया। ठीक है, अब आइए बात करते हैं दूसरे चरण की, जो कि 1860 से
1920 तक माना है कुंवर सुरेश सिंह ने। तो सबसे पहले लेते हैं खारवाड़ विद्रोह, जो कि 1870 में घटित हुआ था। संथालों के विद्रोह के दमन के बाद 1870 में खारवाड़ विद्रोह हुआ, जो कि भू राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था के खिलाफ था। इसके बाद आता है भील विद्रोह। यह विद्रोह राजस्थान के बांसवाड़ा, सूंठ और डूंगरपुर क्षेत्रों की झीलों द्वारा गुरु गोविंद सिंह के सुधारों, जो कि बंधुआ मजदूरी से संबंधित था, से प्रेरित होकर किया गया। 1913 ईस्वी तक यह विद्रोह इतना शक्तिशाली हो गया था कि विद्रोहियों ने भील राज्य की स्थापना हेतु प्रयास करना शुरू कर दिया था। ब्रिटिश शासन ने काफ़ी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचलने में कामयाबी पाई। अब बात करते हैं कोया विद्रोह की। तो यह विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र से शुरू हुआ और उड़ीसा के मलकागिरी क्षेत्र को भी इसने प्रभावित किया। इस विद्रोह का केंद्र बिंदु जो है चोड़वरम का रंपा प्रदेश था। यह विद्रोह जंगलों में उनके पारंपरिक अधिकारों को समाप्त करने, पुलिस के अन्याय, साहूकारों का शोषण, ताड़ी उत्पादन पर कर आदि के विरोध में हुआ था। 1879-80 में कोया विद्रोह को टोम्पा सोरा ने नेतृत्व प्रदान किया। इस विद्रोह के दमन के लिए अंग्रेजी सरकार ने मद्रास इन्फेंट्री की 6 रेजिमेंट का सहारा भी लिया था। 1886 में कोया विद्रोहियों ने राजा अनंत सैयार के नेतृत्व में रामशंडू, जिसे राम की सेना भी कहते हैं, का गठन करके जयपुर के तत्कालीन शासक से अंग्रेजी सरकार को पलटने में सहायता भी मांगी थी। अब आइए बात करते हैं मुंडा विद्रोह की। 1893 से 1900 ईस्वी के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह हुआ। यह विद्रोह इस अवधि का सबसे अधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह था। बिरसा मुंडा को उद्गुलान यानी महान हलचल और उनके विद्रोह को उद्गुलन यानी महाविद्रोह माना गया। मुंडों की पारंपरिक भूमि व्यवस्था खूंट कट्टी या मंडारी का जमींदारी या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई थी, लेकिन बाद में बिरसा मुंडा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान कर दिया। बिरसा ने 1895 में अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। बिरसा ने कहा कि दिकुओं अर्थात गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से ज़मीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा होता है। सन 1900 की शुरुआत में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको जेल में डाल दिया गया और जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद आंदोलन को कुचल दिया गया। अब आइए बात करते हैं तीसरे चरण की, जो कि 1920 के बाद माना जाता है। कुंवर सुरेश सिंह द्वारा विभाजित 3 चरणों में तीसरा चरण ऐसा है जिसमें आंदोलनों के नेतृत्वकर्ता कुछ शिक्षित थे। इस समय के आंदोलन को जाति या सांस्कृतिक आंदोलन, सुधार आंदोलन, कृषक और वन आधारित आंदोलन तथा राजनीतिक आंदोलनों में बांटा जा सकता है। इस समय के आदिवासी आंदोलन के नेता गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर अल्लूरी सीताराम राजू जैसे गैर आदिवासी नेता भी बने। सबसे पहले लेते हैं ताना भगत आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत छोटा नागपुर बिहार में हुई। इसे भगत आंदोलन इसलिए कहा गया क्योंकि इसका नेतृत्व आदिवासियों के बीच उन लोगों के द्वारा किया गया जो फकीर या धर्माचार्य थे। इस आंदोलन को जतरा भगत, बलराम भगत, देवमेनिया भगत जो कि एक महिला थी ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। यह आंदोलन लगान करों में वृद्धि तथा चौकीदारी कर के विरोध में था। ठीक है, अब आइए बात करते हैं चेंचू आंदोलन की, जिसका नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने। यह आंदोलन आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में 1920 में असहयोग आंदोलन के समय शक्तिशाली जंगल सत्याग्रह के रूप में शुरू हुआ। चेंचू आंदोलनकारियों ने वेंकटप्पय्या जैसे नेताओं से संपर्क स्थापित किया। दिसंबर 1927 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भी इस क्षेत्र का दौरा किया था। अब बात करते हैं रंपा विद्रोह की। तो यह विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा क्षेत्र में साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरोध में हुआ। 1922 से 24 के इस विद्रोह का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। 1924 में ही सीताराम राजू की हत्या करके इस विद्रोह को दबा दिया गया यानी कुचल दिया गया। चलिए अब बात करते हैं वन सत्याग्रह की। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कई जगहों पर मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, कर्नाटक के गरीब आदिवासी किसानों द्वारा वन या जंगल सत्याग्रह चलाया गया। इस सत्याग्रह के दौरान गंजन कोई जैसे नेताओं ने लगान न अदा करने के लिए अभियान चलाया। किसने? गंजन कोई जैसे नेताओं ने। ठीक है,
अब बात करते हैं सीमा स्थित आदिवासियों के कुछ विद्रोहों के बारे में, जैसे खासी विद्रोह, जिसका नेतृत्व किया था सरदार तीरथ सिंह ने। कंपनी द्वारा खासी और जयंतिया पहाड़ियों पर अधिकार के बाद ब्रह्मपुत्र और सिलहट को जोड़ने के लिए एक सड़क के निर्माण की योजना बनी, जिसके लिए अनेक अंग्रेज और बंगाली उस क्षेत्र में आए। खासी जनजाति के लोगों ने सरकार के इस हस्तक्षेप के विरुद्ध राजा वीर सिंह के नेतृत्व में विरोध किया और 1833 ईस्वी के प्रारंभ में खासी विद्रोह को कुचल भी दिया गया। अब बात करते हैं अहोम विद्रोह की। तो यह विद्रोह असम के अहोम अभिजात वर्ग के लोगों ने बर्मा युद्ध के बाद कंपनी के उनके क्षेत्र से वापस न होने पर 1828 में अपने नेता गोमधर कुंवर के नेतृत्व में विद्रोह किया और बाद में सरकार ने अहोम को शांत करने के लिए समझौता भी किया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नागा आंदोलन की। इस आंदोलन की शुरुआत युवा रोंगमेई जदोनांग ने की। इस आंदोलन का जो उद्देश्य था सामाजिक एकता लाना, बेढंगे रीति रिवाजों को खत्म करना और प्राचीन धर्म को पुनर्जीवित करना था। आपको बता दें कि 29 अगस्त 1931 को सरकार द्वारा जदोनांग को फांसी दे दी गई और इसके बाद इस आंदोलन को 17 वर्षीय नागा महिला गैडिन लियू ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। जवाहरलाल नेहरू और आज़ाद हिंद फौज ने गैडिन लियू को रानी की उपाधि से सम्मानित किया। रानी गैडिन लियू ने जदोनांग के धार्मिक विचारों के आधार पर हरका पंथ की स्थापना की थी। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले बिना रुकावट बिना बाधा आसानी से पहुँच सकें।